हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्शनल स्पेशल टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि अगर आपको टॉपिक नहीं क्लियर है तो भी आप लेक्चर को बहुत ईजिली समझ पाएंगे, क्योंकि मैं सारे सोल्यूशंस कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक ढंग से क्लियर है तो आप इसे मॉक टेस्ट समझकर सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा के लिए मैं सभी क्वेश्चंस 2-2 सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर आपके सामने ला रहा हूं, जिसे आप पॉज करके सॉल्व करें। आपको टेस्ट देने में पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे आपका कीमती समय बचेगा। टेस्ट के बाद यदि आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप उन्हें वीडियो स्किप करके अवश्य देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए कॉइन इज थ्रोन 6 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड इज। देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो 6 टाइम्स किया गया है। तो इसमें हमारी बर्नौली थ्योरम यूज होगी, जो प्रोबेबिलिटी में दी गई है। मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जा रहा है, मींस मान लेते हैं हम कि n बार किया जा रहा है, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी इवेंट के r बार अकर होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो इसके लिए यहाँ पर जो फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम में दिया गया है, P इक्वल टू एन सी आर, P टू द पावर R और Q टू द पावर N माइनस R। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो N है, ये आप समझ गए होंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया गया। R जो है उसमें इवेंट कितनी बार अकर होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए कि कॉइन जो है वो 6 टाइम्स फेंका गया, तो कॉइन का यहाँ पे फेंकना ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो कि रिपीट किया गया है 6 बार, तो n 6 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर इवेंट क्या है, गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स। तो यहाँ पे हेड का आना ये एक इवेंट है जो कि 4 बार अकर होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो R यहाँ पर 4 हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे कि n जो है वो यहाँ पर 6 है और R जो है वो 4 है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल p आ रहा है और कैपिटल P भी आ रहा है। तो पहले इस स्मॉल p के बारे में देखते हैं हम कि अगर मान लें कि यही रैंडम एक्सपेरिमेंट केवल एक बार किया गया होता तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती, ये स्मॉल p होगा। और कैपिटल P जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीट होने पे जो r बार इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी है, वो यहाँ पर कैपिटल P है। तो आप कैपिटल P और स्मॉल p में अंतर समझ रहे होंगे। स्मॉल p हमें उस समय की प्रोबेबिलिटी लेनी है जब वो इवेंट केवल एक बार अकर हो और रैंडम एक्सपेरिमेंट भी एक बार हो। अब Q पे आते हैं। Q जो है वो हमारा इवेंट अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें यहाँ पर P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, इसको हम यूज करेंगे। तो देखिए n 6 हो गया, R यहाँ पर 4 हो गया। अब स्मॉल p पे आते हैं हम। तो स्मॉल p जो है वो हमारा हेड आना, अगर यहाँ पर केवल एक बार ये कॉइन उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और ना आने की प्रोबेबिलिटी ये Q होगी, ये 1 माइनस 1/2, ये 1/2 होगी। तो हम N, R, स्मॉल p, स्मॉल q, ये चारों क्वांटिटी रिकॉग्नाइज करेंगे हम क्वेश्चन में। उसके बाद बस इस फार्मूले को हम यूज कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी हो जाएगी, इसी फार्मूले में हम ये वैल्यूज रख देते हैं। NC4 P की पावर R, P जो है वो हमारा 1/2 है, R जो है वो 4 है, और फिर Q भी 1/2 है, और n माइनस R, तो 6 माइनस 4 ये 2 आ जाएगा। अब इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो ये 15/64 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इसी बर्नौली थ्योरम पर ही 3 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन सब में आपको कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय ए मैन इज 3/4 इफ he tried to hit the target 5 times, then probability of hitting the target at least 3 times। देखिए यहाँ पे जो इवेंट है वो हमारी यहाँ पे क्या है कि हिट करना, टारगेट को हिट करना, लेकिन यहाँ पर ये 5 बार जो है वो ट्राई कर रहा है। तो n जो है वो हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसमें
3 बार हिट करने की बात कर रहा है, एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो अब इसमें समझिएगा केस बनेंगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स मतलब वो 3 बार भी हिट कर सकता है, 4 बार भी और 5 बार भी। 5 से ज्यादा बार नहीं कर पाएगा क्योंकि 5 बार ही वो ट्राई करेगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 3, 4, 5 हो जाएगी। अब इसको कैसे हम यूज करेंगे ये देखिएगा आके। अब हम पी पे आते हैं कि अगर यही जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये अगर एक बार किया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की 3/4 दी गई है यहाँ पे। तो Q जो है वो हमारा 1 - 3/4 इक्वल टू ये 1/4 हो जाएगा। अब ये सारी क्वांटिटीज हमको मिल गई। तो अब ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ पर केवल एक ही केस की बात हो रही थी कि 4 हेड आए, लेकिन यहाँ पर 3 हिट हो, 4 हिट हो और 5 हिट हो, एटलीस्ट 3 टाइम्स कहा गया है। तो अब हम यहाँ पे तीनों केस की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करेंगे। तो देखिए 3 बार हिट करने के लिए हम आर की वैल्यू 3 रख देंगे, 4 बार हिट करें आर की वैल्यू 4 रख देंगे और 5 बार हिट करें आर की वैल्यू 5 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसी में हमारा ये हो जाएगा 5C3। अब इसी फार्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं 3/4 की पावर 3 और ये 1/4 की पावर 2। तो ये 3 बार हिट करने की आ गई। 4 बार हिट करने के लिए आर की वैल्यू 4 रख देंगे इसी फार्मूले में, 5C4, 3/4 की पावर 4 और 1/4 की पावर 1। अब 5 बार हिट करें तो 5C5, 3/4 की पावर 5 और 1/4 की पावर तब 0 हो जाएगी। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सीधे इसका आंसर लिख दे रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा। इस तरह के कैलकुलेशन करके मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूं। अगर स्टूडेंट्स आप ऐसे कैलकुलेशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए ताकि मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं, वरना इन कैलकुलेशन को करके मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली, देन पी x इक्वल टू 1 इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो ये वही r जो होता है हमारा, उसी की जगह यहाँ पे x आ गया है, तो r इक्वल टू 1 है, आप ये समझिए। लेकिन अब n क्या है, p क्या है, q क्या है, ये हमको इन जो मीन और वेरिएंस दिए गए इससे समझना है। तो देखिए यहां पर मीन जो होता है ये एनपी होता है और ये इक्वल टू 4 दिया गया है, और वेरिएंस जो होता है ये NPQ होता है, ये हमारा 2 दिया गया है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम अगर डिवाइड कर दें तो NP कैंसिल होके ये 1/Q इक्वल टू 2 आ जाएगा। इससे हमको Q की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। अब हमारा ये P भी आ जाएगा 1 - Q करके, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो अब इस तरीके से ये जो दो क्वांटिटी मीन और वेरिएंस यहाँ पे दी गई थी उससे हमने P और Q निकाल लिया। अब यहाँ पे P की वैल्यू अगर हम 1/2 इसमें रख दें तो हमको N की वैल्यू भी मिल जाएगी, वो भी मैं लिख देता हूं। तो ये N इक्वल टू 8 आ जाएगा, P की वैल्यू 1/2 इसमें हमने रख दी। तो अब हमको N मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया, और R देखिए ये हमारा जो लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, R की जगह X यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये R जो है वो हमारा 1 है। अब हम यहाँ पे इस केस की प्रोबेबिलिटी Px इक्वल टू 1 ये निकाल सकते हैं। ये 8C1 1/2 की पावर 1 और फिर 1/2 की पावर 7, ये NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N - R हमने फार्मूला लगा दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/32 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इज। देखिए यहाँ पे कॉइन जो है वो 3 बार फेंका गया, तो आप जानते होंगे इसका सैंपल स्पेस ये मैंने लिख दिया है, ये होगा तीनों हेड हो, मतलब पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड। ऐसे ही पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड। इस तरीके के ये 8 केस हमारे बनते हैं। अब इसमें हम ऐसे केस ढूंढेंगे जो हमारे इवेंट में बताए गए। तो इवेंट में क्या बताया गया कि हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली ये आए, मतलब हेड और टेल अल्टरनेट आए। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट नहीं आ रहे हैं, ये एक केस है जिसमें हम कह सकते हैं कि हेड और टेल अल्टरनेट है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ये एक केस है जिसमें हेड और टेल अल्टरनेट है, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो इवेंट अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इवेंट हमारी यही हो जाएगी HTH कॉमा ये THT। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे इवेंट में 2 एलिमेंट हैं और सैंपल स्पेस में
8 एलिमेंट्स हैं, तो N बाई NS अगर हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी आ जाएगी N बाई NS, ये 2/8 इक्वल टू 1/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स फार्मूला होता है P इक्वल टू A अपॉन A प्लस B, तो इसमें भी वही 2/8, यही आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए 5 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 5 डिजिट्स का हमको एक नंबर बनाना है। यहाँ पे 5 डिजिट्स हम ले लेते हैं, सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या दी गई है, विदाउट रिपीटेशन एक तो है, और देन प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब ये 5 डिजिट का जो नंबर बने वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 4 से डिविजिबल होने की कंडीशन ये है कि आखिरी के जो 2 डिजिट हैं वो हमारे 4 से अगर डिविजिबल हैं, तो ये पूरा 5 डिजिट का नंबर जो बनेगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो अब इन नंबर्स को लेके आखिरी में क्या यहाँ पे ऐसे नंबर्स आ सकते हैं जो 4 से डिविजिबल हो। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि आखिरी दो में क्या क्या आ सकते हैं। देखिए एक तो ये 1 2 आ सकता है हमारा, 12, ऐसे ही ये 24 आ सकता है, ऐसे ही 32 आ सकता है, या 52 आ सकता है। तो देखिए ये हमारे जो 4 नंबर हैं, इन्हीं में से अगर कोई यहाँ पर आखिरी में 2 डिजिट में रखे होंगे तो ही ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो अब हम यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 नंबर्स निकालते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। तो ये हमको मिलेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर इन 2 पोजीशंस को तो फिल करने का जो तरीका होगा वो हमारे ये 4 तरीके होंगे। अब इसको हम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट बचे हैं, 2 तो यहाँ पे चले गए, तो इसको भरने के तरीके 3 होंगे। ये लॉ ऑफ हम मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसको भरने के देखिए फिर 2 तरीके बचेंगे, और इसको भरने का एक तरीका बचेगा, क्योंकि हमारे 2 डिजिट तो यहाँ लग ही चुके हैं और टोटल 5 डिजिट हैं। और अब इन 2 को भरने के जो है हमारे पास 4 तरीके हैं। तो टोटल इस तरीके से ये 24 वेज होंगे जिससे कि हम इन 5 डिजिट्स को लेकर एक 4 से डिविजिबल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब टोटल नंबर्स देखिए कितने होंगे यहाँ पे। टोटल नंबर्स के लिए यहाँ पे जब कोई कंडीशन ना हो तो ये 5 हैं, इसको भरने का 5 तरीके होंगे, इसको भरने के 4 हो जाएंगे, फिर ऐसे कम होते जाएंगे क्योंकि रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, 3 और फिर 2, और इसको भरने का एक तरीका होगा। तो ये हमारे 120 वेज हो जाएंगे। अब हमारी इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है कि 4 से डिविजिबल नंबर प्राप्त हो, तो फेवरेबल वेज जो होंगे वो हमारे 24 होंगे, और टोटल वेज जो हैं वो 120 होंगे। तो ये 1/5 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे इन टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस इन सब में आए हुए हैं। तो देखिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। 3 of 6 vertices of a rectangular hexagon are chosen at random। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर हेक्सागन में हमारे 6 जो हैं वर्टिसेस होते हैं, उसमें से 3 को चूज करके ट्रायंगल बनाए गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल विद दीज वर्टिसेस इज इक्विलेटरल। तो अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे ये निकालेंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे ये निकालेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वेज जो है वो फेवरेबल वेज ये ऊपर आ जाएंगे, और टोटल ट्रायंगल जितने बनेंगे वो नीचे आ जाएगा। तो आप समरी क्वेश्चन की समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये 3 वर्टिसेस हैं, इस बात को आप समझिए कि कब हमको इक्विलेटरल और कब सिंपल ट्रायंगल मिलेगा। 3 वर्टिसेस जैसे ये जो लगातार हैं, इस तरह से अगर हम इनको मिलाएंगे, जैसे ये मिला दिया, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। इसको मिलाएंगे तो ये भी हमारा जैसे ये बन रहा है, देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होंगे, इस तरह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कब प्राप्त होंगे, इसके लिए आप समझिए जब हम अल्टरनेट वर्टिसेस को मिलाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको मिलेंगे। जैसे ये हमारा एक है, फिर एक छोड़ के इस पे आते हैं, फिर एक ये छोड़ के इस पे आते हैं। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको मिल जाएगा। जैसे हम इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं, देखिए इन वर्टिसेस को मिलाते हैं, तो इनसे हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा।
तो अल्टरनेट इस तरह से हमको 2 ही सेट मिलेंगे जिसमें कि हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको मिलेंगे, उनकी संख्या जो है वो हो जाएगी 2। मैं ये भी लिख देता हूं, देखिए जैसे ये ABC ट्रायंगल है, ये हम मान लेते हैं MNP, इसको मान लेते हैं। तो 2 ट्रायंगल हमारे ABC एक मिला और एक MNP मिला। अब टोटल ट्रायंगल की बात करें तो टोटल ट्रायंगल जो हमको मिलेंगे वो देखिए यहाँ पर 6 जो है वो वर्टिसेस हैं, उनमें 3 को मिलाने पे कितने मिलेंगे, इसके लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज कर लेंगे। ये 6 3 आ जाएगा, 6C3 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 6C3 को, ये 20 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो फेवरेबल वेज जो है वो 2 है और टोटल वेज जो है वो 20 है, तो ये 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 balls, 3 balls आर drawn at random, the probability that 1 ball is red and 2 ball are white। तो देखिए यहाँ पर एक बैग है जिसमें कि हमारी जो है वो 8 रेड और 5 वाइट बॉल हैं। अब इसमें से 3 निकाली गई हैं, तो यहाँ पर जो फेवरेबल वेज हैं वो ऊपर आएंगे प्रोबेबिलिटी में। तो पहले मैं वो लिखता हूं, देखिए यहाँ पे इन 8 रेड में से 1 रेड निकले और 5 वाइट में से 2 वाइट बॉल निकले, तो इसके वेज होंगे 8 रेड में से 1 रेड, तो ये 8C1 हो जाएगा, और 5 वाइट में से 2 वाइट, तो ये 5C2 हो जाएगा। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि ये एक साथ अकर हो रही हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होती हैं तो उनमें ऐड किया जाता है, अगर 2 में से कोई एक अकर हो रही हो। तो यहाँ पे तो रेड बॉल भी निकल रही है और व्हाइट बॉल भी निकल रही है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन में देखिए हम टोटल वेज लेंगे, तो टोटल हमारे पास ये 13 जो है वो बॉल हैं, उसमें से 3 निकाली गई हैं, तो नीचे जो है वो 13C3 आ जाएगा। ये टोटल वेज हो जाएंगे और ये इवेंट के फेवरेबल वेज हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 40/143 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक 4 white socks, a man pulls out 2 socks, the probability that they are the same color, दोनों सॉक्स जो निकाले गए हैं वो सेम कलर के हों। तो अब देखिए इस क्वेश्चन से ये डिफरेंट है क्वेश्चन, यहाँ पर 2 केस होंगे, दोनों सेम कलर कहा गया है, तो केस यहाँ पे क्या होंगे कि दोनों जो है वो सफेद हो सकते हैं या दोनों काले हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम दोनों सफेद निकले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों काले निकले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होंगी, क्योंकि या तो दोनों सफेद या तो दोनों काले निकलेंगे, तो हम इनको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या आ जाएगी, दोनों सफेद, इसके लिए फेवरेबल वेज जो हो जाएंगे वो 4 वाइट में से 2 वाइट निकले, यानी कि 4C2/9C2, और 5 ब्लैक में से दोनों ब्लैक निकले तो 5C2 टोटल 9 है तो 9C2। अब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा 10/36, और इसको सॉल्व करेंगे 10/36, ये मैंने पहले लिख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6/36 आएगा। टोटल ये हमारा 16/36 यानी कि 4/9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, X speaks truth in 75% cases and Y in 80% cases. What is the probability that they contradict each other in stating the same fact? क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटीज, X के यहाँ पे ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं कि P1 है, तो ये परसेंटेज में अगर दिया है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी 3/4 आ जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पे Y के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 80/100, ये 4/5 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बात क्या कही गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, मतलब कोई एक सेम फैक्ट है उसमें अगर वो अपनी कोई राय देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो कंट्राडिक्ट करे। तो कंट्राडिक्ट देखिए तब करेगा जब एक सही बोले और एक गलत बोले। तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे, पहले X सही बोल रहा है Y गलत बोल रहा है, या फिर Y सही बोल रहा है और X गलत बोल रहा है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगी, अगर X सही बोल रहा है तो P1 और Y जो है वो
सही नहीं बोल रहा है, मतलब गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उसकी होगी 1 माइनस P2। और इनका ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब दूसरा केस हम आएंगे तो दूसरे केस में देखिए हम क्या मान लेते हैं कि x जो है वो झूठ बोल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P1 लेंगे हम, और इनटू y सही बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम P2 लेंगे। और जब भी केस बनते हैं तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो ये फार्मूला जो मैंने लिखा आप समझ गए होंगे कि कैसे ये बना है। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, P1 की वैल्यू 3/4 इंटू 1 माइनस P2, तो 1 माइनस 4/5 करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस P1 यानी कि 1 माइनस 3/4, तो ये 1/4 आ जाएगा, इंटू P2 तो ये हमारा 4/5 आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 7/20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी इसी टाइप का है। इफ द प्रोबेबिलिटीज दैट ए एंड बी विल अलाइव विद इन ए ईयर आर पी एंड क्यू, मतलब ए के किसी एक निश्चित वर्ष में के अंत तक जीने की प्रोबेबिलिटी पी है और बी के अंत तक जीने की प्रोबेबिलिटी क्यू है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी अलाइव एट द एंड ऑफ द ईयर, कोई एक जो है वो ईयर के एंड तक जीवित रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर भी दो केस होंगे, कोई एक जीवित रहे तो देखिए यहाँ पे ए जीवित रहे तो बी की डेथ हो जाएगी, और बी जीवित रहता है तो ए की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे ए अगर जीवित रहता है तो उसके जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी वही सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह P1, और बी के जीवित ना रहने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P2। अब ऐसे ही ए जो है वो जीवित नहीं रहता है तो उसकी 1 माइनस P1, और बी जीवित रहता है तो उसकी P2। तो यहाँ पर सेम इसी क्वेश्चन की तरह अब हमने वैल्यू रख दी, P1 की वैल्यू P और P2 की वैल्यू Q रख दी, इसको सॉल्व कर लिया तो ये P प्लस Q माइनस 2PQ, ये हमारा ऑप्शन बी सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द odds in favor of a solving a problem is 3:4 and the odds against B solving the same problem is 5:7। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, odds in favor इसको घटना के अनुकूल संयोगानुपात कहते हैं। ये घटना के घटित होने के तरीके मान लीजिए A हैं और घटना के ना घटित होने के तरीके B हैं, तो इनके रेशियो को odds in favor बोलते हैं। और odds against the इवेंट ये B/A होता है। तो देखिए यहाँ odds in favor of a solving the problem is 3:4 दिया गया है, यानी कि ये 3:4 है A और B, और यहाँ पे 5:7 दिया गया है odds against, तो ये B रेशियो A जो है वो 5:7 है। अब इनसे हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर इवेंट जो हमारी ए है, समझ लीजिए ए के सॉल्व करने की प्रॉब्लम को, तो इसको हम अगर P1 मान लें तो ये हमें मिलेगी A अपॉन A प्लस B, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। तो A हम 3 ले लेंगे अपॉन 3 + 4 = 3/7 आ जाएगा, और P2 जो है वो हमारा यहाँ पे A अपॉन A प्लस B होता है, तो इससे हम निकाल लेंगे A/B, तो ये हमारा 7:5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये जो है वो हमारी हो जाएगी A अपॉन A प्लस B, इसी फार्मूले से 7/7 + 5, तो ये हमें 7/12 मिल जाएगी। अब ये P1 और P2 हमको मिल गए। अब ये लिखा है इफ दैट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखिए प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, या इसको हम कह सकते हैं कि घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो 1 माइनस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता लेते हैं, तो 1 माइनस P1 और इंटू 1 माइनस P2। देखिए यहाँ पे इतना ये जो भी लिखा है ये जो है वो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता होगी, मतलब कि ना क्वेश्चन A सॉल्व कर पाए ना B सॉल्व कर पाए, दोनों में 1 माइनस किया गया है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस घटना घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये 1 माइनस, अब हम इसमें रख देंगे ये 1 माइनस 3/7 इंटू 1 माइनस 7/12, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 16/21, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द थ्रो ऑफ ए डाइस द नंबर ऑब्टेन्ड is an even number then the probability that it is a multiple of 3। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ रहे होंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखिए जो इवेंट पहले अकर हुई उसको हम B ले लेते हैं, और जो बाद में अकर हुई उसको हम A ले लेते हैं।
तो ए और बी इवेंट समझिए यहाँ पे क्या है, पहले जो अकर हुई है ऑब्टेन्ड इज एन इवन नंबर, ये हमको एक इवन नंबर प्राप्त हुआ है। तो ये हम जो पहले अकर हुई है उसको बी लेते हैं, तो ये हम ले लेते हैं बी 2 4 6, और उसके बाद जो अकर हुई है वो हम ए लेते हैं, तो उसके लिए क्या कहा गया है, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हमें जो मिलेंगी वो 3 और 6 मिलेंगी। उसके बाद जो बाद में अकर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम शो करते हैं पी ए अपॉन बी को। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर अकरिंग इवेंट बी। तो इसका फार्मूला जो होता है वो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। अब इसको हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। देखिए यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी को हम एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस लिख सकते हैं, और पी बी को हम एन बी अपॉन एन एस लिख सकते हैं। तो एन एस कट के हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप पी ए बाई बी इक्वल टू दिस फार्मूला यूज करा करिए, ये थोड़ा ज्यादा समय ले लेता है। अब देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इससे आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी 6 है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा 1 हो जाएगा, अपॉन एन बी जो है वो देखिए इससे हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट जो फार्मूले बेस्ड हैं वो रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो थोड़े से जिनमें कुछ अलग वर्किंग थी, थोड़े से जो टफ थे, वो यहाँ पर रखे हैं। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो देखिए ए और बी अगर यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा 5 होगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब हम देखें यहाँ पे फार्मूले पे आते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी बी पी ए प्लस पी बी, चलिए पी ए बाद में लिख देते हैं, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये पी ए प्लस पी बी इक्वल टू आ गया हमारा पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे ए यूनियन बी है, ये पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम पी ए यूनियन बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर लेते हैं तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होगी, तो या 1 से छोटी होगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी लेस और इक्वल देन 1 हो जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले ली, या इससे ये छोटा होगा। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तब होगी जब ए और बी जो हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट हो। अगर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट हैं तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 होता है, और अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं कही गई हैं, तो हम 1 या 1 से छोटी इसकी वैल्यू लेंगे। इससे हमको देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी ए जो है वो लेस और इक्वल देन 1 माइनस पी बी आ जाएगा, और इस 1 माइनस पी बी को हम लिख सकते हैं पी बी बार, यानी कि बी अगर इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी है तो अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी पी बी बार हो गई, या पी बी डैश से इसको हम शो करते हैं। तो फाइनली पी ए जो है वो लेस और इक्वल देन पी बी बार आ गया, और ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर सच इवेंट्स दैट पी ए ग्रेटर देन 0 और पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन पी ए बार अपॉन बी बार इक्वल्स टू, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, किसके इक्वल है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये पी ए बार अपॉन बी बार, ये आप समझ रहे होंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे नोटेशन है। तो इसकी वैल्यू जो हम रखेंगे तो ये पी ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार हो जाएगा अपॉन पी बी बार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं, ये डिमॉर्गन लॉ इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये पी ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा। मैं डिमॉर्गन लॉ अलग से आपके लिए लिख देता हूँ, ये ए यूनियन बी का होल डैश, देखिए होल डैश या ये बार एक ही बात है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को शो करता है, इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है।
ये हमारा डिमॉर्गन लॉ है। तो ये हमको लिखा हुआ मिल रहा है, इसको हम ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इससे ये डिमॉर्गन लॉ से हमने इसको लिख लिया अपॉन पी बी बार। अब हम यहाँ पे ये देखिए पी ए यूनियन बी का बार है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, मतलब ये ए यूनियन बी के ना अकर होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए यूनियन बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये पी ए यूनियन बी हो जाएगा अपॉन पी बी बार। ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे ये तीन जो हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ए बी सी, जिनके की अकर होने की प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं यहाँ पे 2/3, 1/4 और 1/6। तो दिस स्टेटमेंट इज, अब ये स्टेटमेंट हमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है कि क्या है, जो भी है। तो अब इसके लिए देखिए यहाँ पे जैसा कि फार्मूला मैंने यहाँ पे बताया, इसी टाइप का यहाँ पे फार्मूला पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि ये इंटरसेक्शन वाले जितने भी हैं ये सब जो हैं वो हमारे जीरो हो जाएगी, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हुई थी। तो फाइनली ये फार्मूला जो हमारा बचेगा वो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू बचेगा पी ए प्लस पी बी और प्लस पी सी। अब हम इसमें यहाँ पे पी ए पी बी पी सी इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, जब हम इनकी वैल्यू रख देंगे 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 13/12 आएगा। अब देखिए ये जो 13/12 आया है ये ए यूनियन बी यूनियन सी इसकी प्रोबेबिलिटी आई है, जो कि एक से बड़ी आई है, और ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स है, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 बल्ब आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 20 बल्ब। 20 बल्ब हैं, उसमें से 3 बल्ब जो हैं वो यदृच्छा चुने जाते हैं, आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। अब इन 20 में से देखिए यहाँ पे 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, यानी कि 16 जो हैं वो सही बल्ब हैं, नॉन डिफेक्टिव हैं। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लाइटेड, देखिए अब हमें यहाँ पे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रूम जो है वो हमारा लाइटेड हो जाए, यानी कि अगर हम बल्ब जलाएं तो रूम में रोशनी आ जाए। तो इसके लिए यानी कि जब सही बल्ब जलेगा तभी रूम में रोशनी आएगी, और खराब बल्ब अगर जलेगा तो रूम में रोशनी नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे केसेस बनते हैं कि अगर ये एक खराब बल्ब है वो जल जाए तो रोशनी नहीं आएगी, 2 कोई खराब बल्ब हैं उनमें से एक जल जाए तो रोशनी नहीं आएगी। तो इस तरह के जब भी केसेस बनते हैं तो हम यहाँ पे केसेस तो सारे नहीं बना सकते हैं, बस हमको करना क्या चाहिए कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो P, यानी कि रूम जो है वो लाइटेड हो जाए, इक्वल टू करना चाहिए कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रूम विल नॉट लाइटेड, रूम विल नॉट लाइटेड। तो अगर हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रूम विल लाइटेड, तो हम क्या निकाल देंगे 1 माइनस रूम विल नॉट लाइटेड। तो यहाँ पे 1 माइनस, अब रूम जो है वो लाइटेड ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रूम लाइटेड ना हो, तो अगर ये जो 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं ये इनमें से अगर ये तीनों चुन लिए जाते हैं तो रूम जो है वो लाइटेड नहीं होगा। तो फेवरेबल वेज जो है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये 4C3, यानी कि इन 4 में से 3 बल्ब चुने गए तो रूम लाइटेड नहीं होगा, और अपॉन टोटल वेज जो है वो 20 में से 3, तो 20C3। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 माइनस 4C3 ये 4 आ जाएगा, अपॉन 20C3 11 40 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 284 अपॉन 285 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिए जिससे कि ये आप चेक कर सकें कि जितना भी मैंने आज के लेक्चर में ये आपको पढ़ाया है वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं भी इसका सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी लोग इसका सही आंसर देंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है, जो भी ऑप्शन सही है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। स्टूडेंट्स अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।